हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम अपनी बज़वर्ड का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर नहीं, ये हमारी जो है फोर्थ पोएम है आवर कॉर्जनर ट्री बाय टोरो दत्त। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट ये कैजुरना जो ट्री होता है इसके ऊपर पर्टिकुलर पोएम बनी। तो पहले सबसे देखो ये कैजुरना ट्री दिखता कैसा है। आपने देखा होगा कहीं आसपास में कुछ इस टाइप का पेड़ आपको देखने को मिल जाता है, झाड़ियां सी होती हैं, उस पे जो है कुछ इस टाइप के जो है उनके फूड जो है आ रहे होते हैं। इनको हम लाइक हिंदी में बोलते हैं चीड़ का पेड़ भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब पेड़ हमने देख लिया, बात करते हैं कि चैप्टर की समरी के बारे में। चैप्टर में क्या बताया गया इस पर्टिकुलर पोएम में। ये जो पर्टिकुलर कैजुरना ट्री है, पोएम बाय टोरो दत्त, अब ब्रिटिश इंडियन पोइट है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, दत्त जो है इंडियन में होते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश इंडियन पोइट है, हमारे ब्रिटिश में ये रहते हैं। ब्रिटिश who reflect on her childhood memories, जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू द इमेजिनरी ऑफ कैजुरना ट्री। कैजुरना ट्री को याद करते हैं और अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम में स्टार्ट होती है विद डिस्क्रिप्शन विद द जाइंट कैजुरना ट्री। जाइंट कैजुरना ट्री क्या होता है? जाइंट मतलब होता है एक राक्षस, मतलब जाइंट मतलब जो बहुत बड़ा हो। राक्षस पहले बहुत बड़े हुआ करते थे। जाइंट का मतलब होता है जो दैट इज बोलते हो लाइक हिंदी में क्या वर्ड आता है, एक बहुत विशाल जो है कैजुरना ट्री है, चीड़ का पेड़ है, विच इज सराउंडेड बाय द क्रीपर, जो क्रीपर से जो है लदा हुआ है, सराउंडेड हो रखा है। दैट क्लिम्स अप विद इट्स समिट, जो जिसके ऊपर छोर तक जाती हैं, हुज एम्ब्रेस नो अदर ट्री कुड लिव। Despite his cares, इसके डर के बावजूद the tree wears a scarf of flowers and provide the home for birds and bees। अपने डर के बावजूद, जो क्रीचर से पूरी तरफ क्रीपर से लदा पड़ा है, वह भयानक सा दिखता है, उसके बावजूद ट्री जो है वियर करता है स्कार्फ ऑफ फ्लावर। बहुत सारे फ्लावर्स पे आते हैं जो अभी हमने देखे थे। एंड प्रोवाइड अ होम ऑफ बर्ड्स एंड बी, बर्ड्स को बी को ये होम वो है प्रोवाइड करता है। द स्पीकर देन डिस्क्राइब हाउ कैसे जो है एट डाउन, मतलब डॉन मतलब होता है, एक आपने देखा होगा वर्ड आता है डस्क टू डॉन। डस्क मतलब शाम से, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग। देखो क्या होता है लाइक अभी जैसे आप देखा हो, जिससे मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसा शाम को, दिन में तो आपने नहीं देखा होगा, इतनी जल्दी कभी उठते नहीं हो, लेकिन शाम के टाइम में हम क्या कहते हैं, जिससे ना तो पूरी तरह से रात हो रखी होती है और ना ही वो पूरी तरह से शाम हो रही है। मतलब होता क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब आपने देखा होगा सूरज को डूब रहा होता है, रेड रेड हो रहा होता है, तो ना तो वो शाम का टाइम हो पा रहा होता है, ना वो रात का टाइम होता है। दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। दोनों जो आपस में मिल रहे होते हैं, इन दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है, ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन दोनों के बीच की होती है, उनको हम बोलते हैं हमारी डस्क टाइम। ऐसे ही सुबह में जब मॉर्निंग टाइम होता है, तो ना जब सूर्य निकलने से पहले ना तो रोशनी, हल्की सी रोशनी हो रही थी, ना तो वो रात में काउंट होती है, ना वो दिन में काउंट होती है, उसको हम बोलते हैं डॉन। तो यहाँ पे वही चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। डिस्क्राइब हाउ एट डॉन, मॉर्निंग के समय पे, ही ऑफन सीज अ ग्रे बैलून सिटिंग स्टैचू लाइक ऑन द क्रेस्ट ऑफ द ट्री। जो डॉन के समय पे क्या होता है, वो देखता है कि जो ग्रे कलर के बैलून है सिटिंग बैठे हुए हैं स्टैचू की तरह ऑन द क्रेस्ट ऑफ द ट्री। मतलब क्रेस्ट मतलब एक छोटी सी ऊंचाई पर, क्रेस्ट मतलब होते हैं लो हिल, जो ट्री का जो लो हिल है, छोटा सा थोड़ा ऊपर जो पार्ट है, वहां पर लगता है वो बैलून जो है बैठे हुए हैं स्टैचू की तरह। वाइल हिज ऑफस्प्रिंग प्ले ऑन लोअर लुबाब, she also hears the kilkas or the cuckoos heralding the day and the sleeping cow heeding their pastures। क्या होता है कि कोकूज है वो हेडलिंग कर रही होती हैं डे, एंड द स्लीपी काउ, जो स्लीपी काउ है, जो आधी नींद में काउ होती है, हीडिंग देयर पैस्चर। इन द शैडो ऑफ द ट्री की शैडो में वाटर लिलीज ब्लूम्स लाइक अ स्नो एमिज। जो वाटर लिलीज होती हैं वो कैसे एमिज्ड होती है, जैसे कि लाइक स्नो हो रही हो। द स्पीकर्स देन रिफ्लेक्ट ऑन हर फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ द ट्री। वो देखा था कि वो पेड़ का कितना शौकीन था। वेयर शी एंड हर चाइल्डहुड फ्रेंड, जहां वो और उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूज्ड टू प्ले, खेला करती थी। आल्सो द ट्री इटसेल्फ मे नॉट बी मैग्निफिसेंट, मतलब क्या है, यदि भी जो वो है ट्री अपने आप में कोई मैग्निफिसेंट नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज डियर टू हर सोल, उसकी सोल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब एक होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा एक ऐसा प्लेस हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो प्लेस जो है पोएट की लाइफ का वो है, बिकॉज ऑफ द मेमोरीज इज होल्ड, जहाँ उसकी मेमोरीज सारी होल्ड होती हैं। सी एसोसिएट द ट्री विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ उन मेमोरी को एसोसिएट करती है, जोड़ती है, एंड इमोर्टलाइज इट थ्रू हर पोएम, और इसको इमोर्टलाइज करना चाहती है अपनी पोएम के माध्यम से। विच एंड्स विद द हॉन्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेक लाइक मॉमस एंड रीच एंड अननोन लैंड। ओवरऑल जो पोएम है वो ब्यूटीफुल है, नॉस्टैल्जिकल ट्राइब्यूट है, चाइल्डहुड मेमोरीज में बताई गई है, एंड द नेचर वर्ल्ड शो कैसिंग द पावर ऑफ द नेचर्स एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड इंस्पायरिंग लास्टिंग मेमोरीज। तो ये स्टेप्स हमारी समरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ आंसर्स हमें दिए हुए हैं, आंसर्स हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द क्रीपर अराउंड द कैजुरना ट्री। तो यहाँ पे द स्पीकर डिस्क्राइब द क्रीपर अराउंड द कैजुरना ट्री इज एज वाइंडिंग
round and round the rugged trunk intended deep with a scarp. It also mentioned that the no other tree could live in its embrace. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज द ट्री डिस्क्राइब एज द विंग एलेंट. तो यहाँ हो जाएगा द ट्री इज डिस्क्राइब एज द विंग एलेंट बिकॉज इवन दाउ द क्रीपर इज वाइंडिंग अराउंड इट एंड लीविंग स्केयर्स द ट्री स्टिल बियर्स अ स्कार्फ ऑफ फ्लावर इन द क्रिम्सन क्लस्टर एंड मे बर्ड्स एंड बी gathered on its bough. थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है हाउ डज द क्रीपर वाइंड इटसेल्फ अराउंड द ट्री, व्हाट इज इट कंपेयर टू. तो ये हो जाएगा द क्रीपर वाइंड इटसेल्फ अराउंड द ट्री इन वे दैट कंपेयर टू ह्यूज पाइथन. फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाता है विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम टू हैव नो क्लोज, हु इज सिंगिंग टू द स्वीट सॉन्ग. द स्वीट सॉन्ग दैट सीम टू हैव अ नो क्लोज इज बीइंग संग बाय वर्ड एंड गैदर ऑन द ट्रीज वर्क ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. इस टाइप से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की. what are all the creatures that lives on the tree. So the creatures that live on the tree are birds and bees are mentioned in the poem. आप ये लाइन ना भी ऐड करोगे तभी चलेगा मेंशन द पोएम. तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाता है क्रीचर दैट लिव ऑन द ट्री आर वर्ड्स एंड बीज. What fond memory does the speaker have a casuarina tree? तो हो जाता है speaker has fond of playing beneath the casuarina tree with her dear childhood companion. And seventh question हमारा था what has happened to her childhood companion? It is not explicitly mentioned in the poem that what has happened to the speaker childhood companion, but not the speaker suggests that the memories of them under the tree will always remain dear to her. देखो यहाँ पे क्या है ये जो पर्टिकुलर आंसर्स को हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पोएम, ठीक है ना. लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन अगर मेंशन नहीं करते तभी चलेगा. इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द पोएम व्हाट हैड हैपेंड टू द स्पीकर चाइल्डहुड. तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो द स्पीकर्स सजेस्ट दैट द मेमोरीज ऑफ देम अंडर द ट्री विल ऑलवेज रिमेन टू डियर. तो ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ से आप जो है मेंशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप लिखना चाहते हो. बट अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इसे एक प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन यू आप किस टाइप से कर रहे हो. वैसे मैं सजेस्ट करूंगा एज अ क्लास स्टूडेंट अप टू 8th क्लास स्टूडेंट आप इतना सही पार्ट जो है इसको मेंशन करिए. ओके, next what is the murmur of the speakers here. The murmur that the speaker hears is likened to the sound of the sea breaking on a single beach. It described as a tree laminate and the mournful and arid speech that might reach and the unknown land. इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है थिंक एंड आंसर्स में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डू यू थिंक द पोएम हैज ऑटोबायोग्राफिकली ओवरट्यून. Yes, I think the poem has autobiographical overtune. The speaker Toru Dutt was known for writing about her own experience and memory, and in this poem she reminisces about the happy childhood days spent under the casuarina tree. Second question हमसे पूछा जा रहा है why do you think this tree is so important to the speaker? How does the immortalize the tree through this poem? I think the tree is so important to the speaker because it represents her cherished memories of her childhood companion and the happy times they spent together under the tree. Through this poem, she immortalized the tree while associating with her fondest memory and emotions. And while describing it such vivid and beautiful detail, by doing so, she ensured that the tree will always hold a special place in her heart and in the heart those who read her poem. सी क्वेश्चन में हमसे पूछा है अप्रिशिएट द पोएम को. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ट्री ऑफ अ चाइल्डहुड. तो ये हो जाएगा द पोएट यूज अ वैरायटी ऑफ विविड ब्यूटीफुल इमेजेस डिस्क्राइब टू हर ट्री द इंक्लूडिंग. इसमें क्या है सबसे नंबर पे आता है लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड. सेकंड हो जाएगा इंटेंट डीप्स विद स्कार्स scarce up to very summit near the stars. A creeper climbs in whose embraces bound no other trees could live. And हो जाएगा flower are hung in crimson clusters are all the bow amongst. And हो जाएगा one sweet song that seemed to have no close. No on its crest grab balloon sit statue like alone. Cocolas hails the day. And last हो जाएगा the butter lily spring like snow campus through these image these poet spring is true to life creates a vivid sense of place atmosphere. ये मैंने सारे के सारे इंक्लूड किए हुए हैं, जरूरी नहीं है आप सारे इंक्लूड करोगे, कोई भी 3 to 4 आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में. आपका आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा. ये लाइन लिखने के बाद आप 3 to 4 ऐड कर दोगे. मैंने तो यहाँ पे इसको 4 5 6 7 8 9 10 पूरा इसको करने की कोशिश की है, लेकिन आप इतना ना करो तो ज़्यादा अच्छा है. 3 to 4 लिखोगे तभी हो जाएगा. और इसके बाद हमसे पूछा जाए पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस इन द लाइन. द पोएम यूजेस सेवरल फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग. बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर आती हैं. कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस है इसके अंदर? सिमली है लाइक अ ह्यूज पाइथन. जब लाइक वर्ड लाइक से किसी को कंपेयर करते हैं तब हम सिमली हो जाता है. तो यहाँ पे लाइक अ ह्यूज पाइथन द बाइंडिंग अराउंड एंड राउंड. फिर पर्सोनिफिकेशन है संग डार्कलिंग फ्रॉम अ ट्री.
फिर हमारा मेटाफर आ जाता है द जाइंट फियर्स द स्क्राफ। एलिट्रेशन यहाँ पे वेयर ऑल द डे आर गैदर्ड वर्ड एंड बीज, यहाँ पे बर्ड्स और बी दोनों जो है वी से स्टार्ट होने से एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हाइपरबोल है नो अदर ट्री कुड लिव, कोई भी ट्री नहीं होता, हाइपरबोल भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हमसे थर्ड क्वेश्चन है म्याक द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइमिंग स्कीम बनाएंगे। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ये है ए वी सी सी डी ई एफ एफ ई जी एच, क्योंकि ये पोएम कंसिस्ट ऑफ 14 स्टैंजा है में वेरिंग लेंथ एंड राइम स्कीम इज मोस्टली कंसिस्ट थ्रू आउट। ये क्या है राइमिंग स्कीम का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलो इस पोइट्री में जो है एक सेकंड, इस पर्टिकुलर पोएम में 14 पोएम लिखी हुई है, मतलब मान के चलो मैं 14 लाइन्स हमारी दे रखी हुई हैं, और अगर 14 लाइन्स का हर लाइन का अगर लास्ट लेटर अगर हम देखेंगे, अगर जैसे यहाँ पे राइमिंग स्कीम है ए वी ए, तो यहाँ पे मान के चलो ये जो पर्टिकुलर ये जो ए वाला जो वर्ड है और जो ये थर्ड वाला वर्ड है वो राइम एक साथ राइम कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले और तीसरे को एक साथ दे दिया। सेकंड का वी और वी जो है एक साथ राइम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे आएगा पहला वर्ड लास्ट वर्ड हम ले लिए ट्री और इसका नाम है व्री, तो यहाँ पे ट्री एंड ब्री एक साथ साउंड कर रहे हैं, तो इसलिए एक का साउंड दे दिया। यहाँ पे लाइक कोई भी और वर्ड हो सकता है लाइक बेरी एंड टेरी, तो बेरी एंड टेरी एक से साउंड मैच कर रहे हैं तो बी हो गया। तो इस टाइप से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम ये है अलग से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पोएम है और अलग अलग यूज किया हुआ है, इसलिए इतनी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, आपसे अलविदा लेने का समय आता है। बट अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।